अब मैं तुम लोगों की दोनों की शादी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि क्या लोगों को गलतफ़हमी रहती है कि दुष्यंत जी और कमलेश्वर जी बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, दोनों से ये सवाल है मेरा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी लव मैरिज है, पर लव मैरिज विद अ डिफरेंस। लव हमारे पिताओं में था और शादी हमने की। आलोक ने पहली बार मुझे पत्र लिखा। वो हुँ, मेरे जीवन का सबसे पहला प्रेम पत्र था। हुँ। तो पापा जब शाम को घर पे आए, तो मैंने पापा से ऐसे ही कहा कि पापा, अब बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि ये सही बात बात। पापा से बात शेयर करना ही बहुत बड़ी बात होती। तो उनसे ये कहा कि पापा, आलोक ने मुझे एक पत्र लिखा है। तो मैंने कहा बिल्कुल पापा, उसका जवाब भी लिख दीजिएगा। जैसे कमलेश्वर जी को सहस्त्रबाहु कहा जाता था, तो ऐसे समय में वो आप लोगों को और परिवार को कितना समय दे पाते थे? था कि रात को मैं जल्दी सो जाती थी और पापा देर से आते, फिर वो मुझे उठाते और बोले बेटा चलो खाना खाते हैं। और फिर हम लोग तीनों खाना खाते साथ में। और वही समय होता है जब मैं अपने पापा से सारी बातें करती या उनसे शेयर करती। मानो जी, जैसा कि पापा का मुझे पता है कि उन्होंने मैनपुरी में जन्म लिया था और वहाँ उनका बचपन बीता और सब, तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो उसमें क्या कहते हैं, उनका बचपन संघर्षशील रहा, मैंने पढ़ा था कहीं। तो उसमें जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की और कहाँ से करी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने अपना बीएससी किया हुँ, पहले। हुँ। और फिर उसके बाद एमए किया हिंदी में, जहाँ हुँ, उनकी मुलाकात दुष्यंत मेरे जी से। ससुर दुष्यंत अंकल दुष्यंत से जी से। मुलाकात हुई। दुष्यंत जी ने कहीं कहा है कि वो इस्तीफ़ा अपनी जेब में रख के घूमते थे। बिल्कुल, कि मैं ज़ेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी। ओके। तो वहाँ पे एक ज़ेवराइट नाइट होती थी, हुँ, हुँ। जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने पार्टनर्स या बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को लेके जाते थे उसमें। तो मैंने इसका ज़िक्र पापा से किया और पापा ने एकदम से बोले कि अरे! कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनती। तो तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पापा चलने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीछे छूटी हुई कहानी को लेकर फिर से क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबसे मुखातिब हूँ। याद है पिछली बार हमने कमलेश्वर जी पर उनकी साहित्यिक यात्रा पर बात की थी। आज हम उनके पारिवारिक जीवन और किस तरीके से उन्होंने लिखा और परिवार के साथ अपने लेखन को आगे बढ़ाया, इसके बारे में बातचीत करने के लिए 2 बहुत प्यारे इंसानों से मिलवाने जा रही हूँ आपको। और मेरा सौभाग्य है ये कि कोइंसिडेंटली वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए हैं। तो आप हैं ममता त्यागी, जिन्हें हम लोग सब प्यार से मानू कहते हैं। और मानू जी ने जो है हिंदी साहित्य में एमए किया है और आप शिक्षिका भी रह चुकी हैं और रेडियो स्टेशन पे भी काम कर चुकी हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात बताएँ, आप इतनी अंतर्मुखी हैं कि मुझे ही बहुत दिनों बाद पता चला कि आप कमलेश्वर जी की बेटी हैं। उन्हें बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है। आप हैं आलोक त्यागी जी, इनको मैं ऐसे परिचय पहले कराऊँगी कि आप ममता त्यागी जी के हस्बैंड हैं। फिर मैं बताऊँगी कि आप दुष्यंत जी के बेटे भी हैं। होता क्या है दोस्तों कि वो ये बात सबने सुनी थी कि बरगद के नीचे कोई पौधा नहीं पनपता, पर मेरा ये सोचना है कि बरगद के नीचे छोटे-छोटे प्यारे से पौधे पनपे हैं और वो खुद भी अपनी एक अपने आप में उनका एक वजूद है। लेकिन वो जो हैं, नाम से तो वो बरगद के ही जाने जाते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप हैं कमलेश्वर जी की बेटी और आप हैं दुष्यंत जी के बेटे। तो मानू जी, हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पर ऐसे जनरल दर्शकों के लिए भी आप बताने के लिए कुछ, अगर आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे मालूम है, जो आप अपने दिल में छुपा के रखती हैं। जैसे कमलेश्वर जी को सहस्त्रबाहु कहा जाता था, क्योंकि जैसा मैंने उनका पढ़ा है बचपन से, तो उस हिसाब से वो साहित्यकार भी थे, स्क्रिप्ट भी लिखते थे, संपादक भी थे, दूरदर्शन पे भी देखते थे, पत्रिकाओं का भी सारा संपादन वगैरह करते थे और इतना सारा काम करते थे कि ज़ाहिर-सी बात है उन्हें सहस्त्रबाहु कहा जाता था। तो ऐसे समय में वो आप लोगों को और परिवार को कितना समय दे पाते थे? सच बताऊं, पापा वाकई बहुत व्यस्त रहते थे, पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने परिवार को या मुझे कभी निग्लेक्ट किया हो। किया। हुँ।
उन्होंने जैसे टाइम मैनेजमेंट या कहना चाहिए क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उन्होंने एक छोटे छोटे मतलब तरीके ढूंढ रखे थे। जैसे कि वो हर त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ विधि विधान से मनाते थे, या जैसे उन्होंने तय कर रखा था कि एक समय का खाना यानी स्पेशली डिनर हम लोग तीनों साथ मिलकर खाएं। और उसके लिए अक्सर ये होता था कि रात को मैं जल्दी सो जाती थी और पापा देर से आते, फिर वो मुझे उठाते और बोले बेटा चलो खाना खाते हैं। और फिर हम लोग उठ के हम लोग तीनों खाना खाते साथ में। और वही समय होता है जब मैं अपने पापा से सारी बातें करती या उनसे शेयर करती। और ऐसे में क्या होता, पापा बहुत सारी चीज़ें पूछते मुझसे, दिन भर क्या हुआ स्कूल में हाँ। कॉलेज में, और मैं उन्हें बताती और वो बहुत धैर्यपूर्वक सुनते। और कभी कभी मैं ऐसे बोलती कि मेरे पास पापा एक साइंस का प्रोजेक्ट मिला है स्कूल में और मुझे पता नहीं कैसे करूं, कैसे उसको बनाऊंगी। अरे तुम चिंता क्यों करती हो जाएगा। दूसरे दिन मैं ये देखती हूँ कि वो मेरे प्रोजेक्ट की सारी सामग्री लेके घर आए हुए हैं और हम दोनों फिर मिल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और कई बार ऐसा होता था कि घर वो अगर जल्दी आ गए कभी किसी दिन वीकेंड पे, तो मेरी इच्छा होती कि पापा बाहर खाना खाने चले। और मुझे एक जगह बहुत पसंद थी, वो थी खंडाला, लोनावाला में, खंडाला में ख़ास तौर से एक रेस्टोरेंट था जिसका खाना मुझे बेहद पसंद था। तो पापा को गाड़ी चलाने का बेहद शौक था, वो कभी मना अरे नहीं वाह! करते थे। और फिर हम दोनों, मम्मी, मैं और पापा, हम तीनों हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग खंडाला जाते, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने खाने के लिए। जाते। और फिर खाना खा के फिर वापस लौटते। अक्सर होता था कि हम लोग होली का त्यौहार हमेशा हमेशा तो नहीं, कई बार हम लोगों ने धर्मवीर भारती अंकल के घर पे मनाया। उनकी बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा कंपाउंड था, वहाँ सभी लोग इकट्ठा होते थे, सब परिवार के परिचित परिवार के लोग, उनके बच्चे, पद्मा सचदेव आंटी, वो लोग अरे सब वाह! लोग आते थे। और फिर हम लोग खूब रंग खेलना, खूब मस्ती करना, पानी से खेलना। उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों से स्पेशल डिशेस बना के लाते थे, मम्मी भी लेके जाती थी, और हम लोग सब मिलके उसको साथ में मिलके खाते, खूब मस्ती करते, खूब अच्छा लगता था। बहुत लकी हो तुम बस। और ऐसे जब भी कभी पापा के जैसे समांतर आंदोलन की गोष्ठियाँ होती थी, तो हाँ, अक्सर वो बम्बई के बाहर होती थी। और बम्बई के बाहर होना मतलब उनको मुझे भी ले जाते थे साथ में, और ये सुनिश्चित करते थे कि कहीं मेरा स्कूल का कोई हर्जा ना हो या कोई नुकसान ना हो पढ़ाई में। तो मुझे ऐसे प्लान करते थे कि मेरी स्कूल की छुट्टी हो या मेरे एग्ज़ाम्स ना हो तो मुझे भी साथ ले जाते। ये बहुत अच्छी तो बात बहुत है। अच्छा लगता था कि मेरा घूमना हो जाता था, उनकी गोष्ठियाँ या मीटिंग्स हो जाती थी। ऐसे कई फंक्शंस में वो अध्यक्ष बन के जाते या जज बन के जाते, तो हम लोग भी जाते साथ में, ले जाते थे साथ में। और पापा को सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत, बहुत ही और अच्छा उनकी लगता था। आवाज़ तो बहुत ही आवाज़। अच्छी लगती थी। फिर अक्सर वो कभी ना सब्ज़ी मंडी चले जाते, सब्ज़ी मंडी जाते और खूब सारी सब्जियां खरीदते और लेके आते। स्पेशली वो हरी सब्जियां लेके आते और हाँ, घर आते, और मम्मी को ऐसे नहीं पकड़ाते थे थैला कि तुम लो सब्जियां ले आए हो। वो आराम से एक अखबार बिछाते, उसमें वो सारी सब्जियां छाँटते हैं। और ख़ासतौर से जो हरी सब्जियां होती उनको, मतलब जैसे मेथी, हाँ, पालक, हाँ, हाँ। बथुआ, ये सब एक-एक तोड़ते, बीनते, वाह रे उनके वाह! अलग-अलग पैकेट्स बनाते और फिर मम्मी को देते कि अब इसे सँभाल के फ्रिज में रख लो। इन सारी चीज़ों के बावजूद पापा को हमेशा लगता था कि वो इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने मेरा बचपन हमेशा मिस किया। ओह! और बाद जबकि में काफ़ी टाइम दिया तुमको तो, हाँ, हाँ। पर बाद में उन्होंने मेरे बच्चों के ज़रिए मेरा बचपन जिया। अरे क्योंकि वाह! मेरे बच्चे जो बोर्ड वहीं पापा के साथ ही दिल्ली में रहे, बोर्डिंग जाने से पहले और बोर्डिंग से आने के बाद वहीं दिल्ली में ही दिल्ली पढ़े, में। और उनको तो बहुत ये मज़ा आता। दिल्ली और बॉम्बे का जो आप बता रही हैं कि आधा समय आप बॉम्बे में थी हाँ, मैं और वो बॉम्बे, दिल्ली में रहते थे। वो नहीं, वो रहते तो बॉम्बे में ही थे, हुँ, हुँ। मतलब, पर दिल्ली, मेरी शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ओके। तो मेरे बच्चे उन्हीं के पास रह के पढ़े। अच्छा, तो अच्छा। उनकी सारी फरमाइशें छोटी-मोटी जो भी होती वो पूरी करते। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे बच्चों ने बहुत खूबसूरत समय अपने नाना के साथ नाना के बिताया। साथ बिताया, सही में। मानो जी, जैसा कि पापा का मुझे पता है कि उन्होंने मैनपुरी में जन्म लिया था और वहाँ उनका बचपन बीता और सब।
तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। उनकी माँ थी, हम्म। उनके पिताजी का देहांत तो जब वो मात्र 3 वर्ष के थे तभी हो गया था। हम्म। उनके वैसे वो 7 भाई थे ओहो। और सबसे बड़े और सबसे छोटे पापा थे। बीच में सबकी असमय निधन हो गया था, पर वो अपने बड़े भाई और भाभी से बहुत प्यार और बहुत सम्मान करते थे। और उनके मतलब वो रेलवेज में नौकरी करते थे इलाहाबाद में, उनके बड़े भाई, और वहीं रह के पापा ने अपनी पढ़ाई की उनके साथ। उनके साथ। और उनके परिवार की सारी जिम्मेदारियां, चाहे उनकी शादियां हों, उनके बच्चों की, या उनके घर दिलवाने की, या उनको गाड़ी दिलवाने की, छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पापा ने बहुत बखूबी निभाई। और बहुत मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। तो उसमें क्या कहते हैं, उनका बचपन संघर्षशील रहा, मैंने पढ़ा था कहीं। तो उसमें जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की और कहाँ से करी? शुरुआती स्कूल तो उन्होंने मैनपुरी से किया था। हम्म। और फिर उसके बाद चूँकि उनके बड़े भाई इलाहाबाद में रहते थे तो उनके पास आके फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने अपना बीएससी किया पहले, और फिर उसके बाद एमए किया हिंदी में, जहाँ उनकी मुलाकात दुष्यंत मेरे जी से। ससुर दुष्यंत अंकल दुष्यंत से जी से। मुलाकात हुई। अच्छा, तो वहाँ मतलब इलाहाबाद की तो खैर बात ही और होती है, इलाहाबाद की पढ़ाई की भी बात और होती है। और फिर उसके बाद उन्होंने नौकरी कब से ज्वाइन की, पहली नौकरी जैसे कहते हैं? पहले मुझे ऐसा याद है, मतलब जैसे मैंने मम्मी से सुना है कि वो वहाँ पे एक सेंट मेरी स्कूल था इलाहाबाद में, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। फिर ऑल इंडिया रेडियो में कुछ छोटे मोटे अपना कुछ वो पढ़ते थे या लिखते थे, स्क्रिप्ट्स लिखते थे। तो वहाँ से उनकी नौकरी का दौर शुरू हुआ। पर वो एक ही नौकरी पे नहीं चिपके रहे, उन्होंने कई नौकरियां बदली। मुझे ऐसा पता है कि दुष्यंत जी ने कहीं कहा है कि वो इस्तीफा अपनी जेब में रख के घूमते थे। बिल्कुल। पर उनकी मतलब हमेशा मम्मी को हमेशा डर लगा रहता था कि वो, क्योंकि हमेशा कहती थी कि पापा का भरोसा नहीं, किस दिन नौकरी छोड़कर आ जाएं। तो वो हमेशा, वो बहुत किफ़ायती हो गई थी मम्मी, वो हमेशा बहुत सोच समझ के खर्च करती थी। पर मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। हाँ, मैं यही पूछ रही थी, तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं लगी? मुझे कभी नहीं, ना तो, या तो मुझे मालूम नहीं होने दिया उन्होंने कि या पापा पे बहुत से ट्रस्ट गुजर रहे था। हैं। मैं इकलौती थी तो मेरी सारी फरमाइशें पूरी हो होती रही थी। हाँ। तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि कभी पैसों की कमी है। मम्मी ज़रूर चिंतित रहती थी अपना। हाँ, नहीं वो तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं तो इसको वो करेंगी, और ख़ास तौर से वो पत्नी थी और तुम्हारा पूरा लुक आफ्टर भी करना था, क्योंकि उनकी तो शंटिंग होती रहती थी दिल्ली बॉम्बे के बीच में। तो पापा की कोई ऐसी फेवरेट सी याद है जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हो? ऐसी तो बहुत सारी यादें हैं नहीं, कोई एक आध जो भी अभी याद हो, तो हम लोग भी तो जाने कमलेश्वर जी किस तरीके का मन लेके घूमते मेरा थे। कॉलेज का वाकया है कि मैं जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी। ओके। तो वहाँ पे एक जेवराइट नाइट होती थी, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने पार्टनर्स या बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को लेके जाते थे उसमें। और मेरा चूँकि कोई पार्टनर या बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मेरा भी बड़ा मन था उस जेवराइट नाइट को अटेंड करने का। तो मैंने इसका ज़िक्र पापा से किया और पापा ने एकदम से बोले कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पापा चलने को तैयार हैं। और इतने में क्या हुआ कि मेरी सहेलियां जो कि जाना चाह रही थी, 2-3 मेरी दोस्त थी, तो उनको परमिशन नहीं मिल रही थी अपने पेरेंट्स से जाने की, क्योंकि देर रात होती। तो उनको जैसे ही पता चला पापा जा रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब पापा हमारे साथ जा रहे हैं, पर उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि पापा हम लोगों को छोड़ देंगे घर पे। हाँ। तो वो भी मतलब वो एकदम से उनको परमिशन मिल गई पेरेंट्स से। तो हम लोग जैसे ही घुसे अंदर जेवराइट नाइट में, पापा मेरे साथ गए, और जैसे ही घुसे तो सबने पापा को पहचानना शुरू कर दिया, क्योंकि पापा टीवी पर्सनालिटी थे, टीवी के प्रोग्राम्स देखते थे। परिक्रमा उनका उस समय बहुत पॉपुलर था, और सभी लोग उनसे मिलने आने लगे, बात करने लगे। और हम लोग थोड़ी बहुत पार्टी हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी देर देखती हूँ कि पापा जो हैं सब लड़कियों से गिरे, सबसे ऐसे घुल मिल गए जैसे उनमें से ही कोई एक हो। फिर वो उसके बाद फिर जब ख़त्म हुआ, वो नाइट ख़त्म हुई, फिर सबको, मेरी सहेलियों को उनके घर पे सुरक्षित ड्रॉप किया। और फिर मतलब
और ड्रॉप करने से मुझे एक और वाकया याद आ हाँ रहा है बिल्कुल, क्यों नहीं। कि वही कॉलेज से ही रिलेटेड है कि कॉलेज में जाती थी, बस से जाती थी हम्म। और अक्सर बस स्टॉप पे खड़ी होती तो ये होता कि बस कभी भरी हुई आती और स्टॉप पे रुकती नहीं थी और उस चक्कर में मेरी बस मिस हो जाती, मतलब मेरा पहला लेक्चर जो होता था वो मिस हो जाता था या मैं लेट हो जाती थी। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में पापा से कहा कि पापा ऐसे हमेशा कई बार हो जाता है कि मैं पहला लेक्चर मेरा मिस हो जाता है। पापा ने एकदम ऐसे कहा, अरे ओ, और बात आई गई हो गई। और उसके बाद अचानक मैं कुछ दिनों बाद देखती हूँ कि कुछ एक इत्तेफाक जो है वो बार बार हो रहा है। तो हमारे यहाँ एक नौकर काम करता था, उसका नाम था दिलीप, और वो 8 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था। उसकी जब शादी हुई तो पापा ने उसको घर दिलवाया, उसको एक टैक्सी दिलवाई और जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा चला चला सके। तो वो स्टॉप पे जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि वो टैक्सी जो थी वो वहाँ आसपास दिख रही है मुझे। तो जैसे ही मेरी बस निकल जाती तो वो आता और बोलता कि टैक्सी में बैठो, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं भी, चूंकि मुझे देर हो रही होती तो मैं भी मान जाती थी और मैं सीधे टैक्सी में बैठ जाती थी और मैं कॉलेज चली जाती। बाद में जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं जब बम्बई गई तो कुछ दिनों बाद वो मिला मुझसे, दिलीप आया घर पे। तो उसने ऐसे ही बताया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा ने ही कहा था तुम्हारा ख्याल रखने ओ के माय लिए। गॉड, कितना बड़ा मतलब उनका। हाँ, ये तो इससे पता चलता है वो तुम्हें कितना प्यार करते थे। हाँ, मतलब बिना मतलब बताए कितना किस ध्यान रखना, ख्याल हाँ, रखना, उसमें वाकई उनकी आदत में शुमार था। ये तो सच में बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं तुमसे जानना चाह रही हूँ कि इसी बीच में तुम्हारी तो वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अंतहीन यात्रा है जैसे, तो इसमें बहुत सारे फिल्मी लोग, बड़ी हस्तियाँ और काफ़ी लोग मिले होंगे। एक बार में जितने नाम याद आते हैं वो तुम बता दो, और तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगता था? ये बहुत मुश्किल है, नहीं, नहीं, बहुत ऐसे मुश्किल नॉर्मली सवाल है पूछा क्योंकि है मैंने तो। बहुत लोग इतने लोगों से मिलना हुआ, मैं तो यही सोच के बहुत खुश हूँ सारे कि तुम्हारे साथ बैठी हूँ कि तुमने उन अरे लोगों से मुलाकात की है करके। क्योंकि इतने लोगों से मिलना हुआ, इतने एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और इतने बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलना हुआ, कभी घर आना या उनके घरों में जाना, तो बहुत बहुत अच्छा समय बीता। कुछ नाम? जैसे धर्मवीर भारती जी, अंकल, हाँ। उनसे शायद मिले। मोहन राकेश जी तो आपके घर के ऊपर मोहन रहते थे। राकेश अंकल तो दिल्ली में जब हम लोग रहते थे, जिस घर में हम लोग रहते थे उसके ऊपर की मंजिल में वो रहते थे ऊपर। तो अक्सर मैं उनके मतलब सीढ़ी चढ़ के उनके घर पे पहुंच जाती और वो टाइपराइटर पे टाइप करते रहते थे। हुँ, तो मुझे वो उनका टाइपराइटर बड़ा फैसिनेट करता था। हुँ। और जैसे ही मैं उनके दरवाजे पे पहुंचती तो अनीता आंटी, उनकी वाइफ, जो वो हमेशा बोलती, नहीं नहीं मानू, अभी वो ना लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं बेटा, बहुत ज़रूरी, तुम अभी डिस्टर्ब मत करो। तो राकेश अंकल को जैसे ही पता चलता कि मैं दरवाजे पे हूँ, बोले आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। और वो मुझे अपनी गोदी में बिठाते और मैं उनके टाइपराइटर पे टाइप करने लगती। और जैसे ही ऐसा लगता कि मतलब उनका इतना महत्वपूर्ण कुछ भी लिख रहे हो, क्या उसको पता बिगाड़ आषाढ़ का एक दिन लिख रहे हो क्या? बि- ये सब बिगाड़ देती थी तुमने उनका गोदी पन्ना, में पर वो, बैठ के रचना हुई हाँ, हो। उनका पन्ना मैं बिगाड़ देती थी पर वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। शायद और राजेंद्र यादव जी भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जी, और दूरदर्शन का क्या है, उनका दूरदर्शन का कुछ बताइए? दूरदर्शन में उनका जो कार्यक्रम था परिक्रमा, परिक्रमा, वो बहुत ही बहुत। पॉपुलर था, बहुत हाँ, ही लोकप्रिय था। ऐसा कहते हैं कि दुनिया के 10 लोकप्रिय कार्यक्रमों से एक था। एक था। और उसका क्रेज इतना था कि जैसे रामायण महाभारत का क्रेज बाद में देखा गया, हुँ। उस तरह का उस नहीं, कार्यक्रम को उसका देखने तो के लिए हाँ, हम क्रेज था। लोगों ने भी बहुत सुना है। वाकई उसने बहुत क्योंकि पापा उसमें वो, रियलिटी थी ना, जी उसमें बिल्कुल रियलिटी थी। जो बिल्कुल, रास्ते राह चलते जो लोग मिलते गए उनके बारे में उन्होंने बस लिखा बोला, है ना? सही तो बात, ये वाली चीज़ इससे पता चलता है कि वो बहुत भावुक किस्म के इंसान थे, बहुत सेंसिटिव, ज़्यादा, है बहुत ना? सेंसिटिव। क्योंकि मुझे एक वाक़या, मुझे वो वाला भी याद आ रहा है, वो एक किताब मैंने देखी थी तुम्हारी शादी के समय का, वो जो हाँ, उनकी मतलब उसी टाइम वो छप के आया था उनका, एक उनकी किताब थी, सुबह दोपहर शाम। हुँ, हुँ। और उन्होंने वो भेंट मुझे उस शादी के दिन की थी। उसमें उन्होंने ओके। बहुत अच्छा लिख के मुझे
कि मैं एक ऐसे परिवार में जा रही हूँ जिस साहित्यिक परिवार में, उनके दोस्त के परिवार में, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब। और मुझे वो भेंट की, और उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा कि वो जब भी कोई किताब उनकी छपती, वो पहली प्रति मुझे भेंट करते। ओके, वो मैंने देखा, वो हाँ, खत देखा था जो उन्होंने लिखा था, हाँ, वो शायद विदाई के समय का था। हम्म, अब मैं तुम लोगों की दोनों की शादी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि क्या है, लोगों को गलतफ़हमी रहती है कि दुष्यंत जी और कमलेश्वर जी बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, दोनों से ही सवाल है मेरा, कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज्ड? हम लोग ये जो वाकई ये जो दोस्ती इन लोगों की कॉलेज के ज़माने से शुरू हुई, वो ताउम्र चली। और जिस समय अंकल की, दुष्यंत अंकल का निधन हुआ, पापा बहुत ही दुखी थे और एकदम से बोले कि मेरा एक बाजू उखड़ गया। और उनके निधन के 9 वर्ष बाद हम दोनों ने और इस दोस्ती को हमने रिश्तेदारी में बदला। और हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी लव मैरिज है, पर लव मैरिज विद अ डिफरेंस। लव हमारे पिताओं में था और शादी हमने की। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आपका कोई लव नहीं था और आपके पिताओं का लव था और अरेंज मैरिज की बात हुई, तो आपको कैसा लगा? आप लोग तो बचपन से साथ खेले बड़े हुए, और इतने साल बाद, मतलब इतना एज डिफरेंस भी रहा होगा, लेकिन मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आपका लगता नहीं है। शुक्रिया। हाँ, और तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा ये प्रस्ताव, और आप कमलेश्वर जी के साथ आपके संबंध कैसे थे? देखिए, शादी का तो यूं यूं हुआ कि इसके बारे में जैसे दो दोस्तों के बीच में होता है ना कि एक का बेटा हो गया, दूसरे की बेटी हो गई, और जब इतने घनिष्ठ अंतरंग मित्र होते हैं तो ये मजाक मजाक में ये बात हुआ करती थी कि यार अब तो मतलब ये तो इसे तो मेरे ही घर आना है, इस तरह की बातें हुआ करती थी। और अम्मा अक्सर इस बात का जिक्र किया करती थी, और एक घटना का वो खास तौर से जिक्र करती थी। वो बोलती थी कि जब हम लोग एक बार बॉम्बे गए, कमलेश्वर जी तभी तभी दिल्ली से बॉम्बे आए थे सारिका के संपादन के लिए, और अपने घर को व्यवस्थित ही कर रहे थे। वो मतलब फ्रिज आ रहा था, फर्नीचर आ रहा था, जो बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब आ रही थी पूरी। उसी समय अम्मा और पापा जो है बॉम्बे पहुंच गए, और जाहिर है वहाँ गए तो उन्हीं के यहाँ ठहरे वो। तो पापा ने मजाक में कहा कि हाँ यार खरीद ले सारी चीज़ें, अल्टीमेटली तो ये मेरे घर ही आनी है सारी की सारी, खरीद सही ले बात जितनी। है। तो ये सब बातें मजाक मजाक में हुआ करती थी सारी सारी, अम्मा बताती थी यूं करके। हुँ, पर बात ये आई गई हो गई, पापा का निधन हो गया 75 में। इस बीच 75 से लेकर और 84 में हम लोगों की शादी हुई, तब तक कमलेश्वर जी का जो यश था, उनका जो नाम था, वो इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़े संपादक और बहुत बड़े एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, और कितनी फिल्में, 101 फिल्में उन्होंने लिखी हैं। लिखी हैं। और फिर टेलीविजन सीरियल, और फिर उनसे बेहतर प्रेजेंटर मैंने अभी तक टेलीविजन पे नहीं देखा, नहीं, ऑनेस्टली। क्या तो आवाज़ थी जब उनकी। क्या आवाज़ थी उनकी, और क्या कंटेंट्स थे, मतलब ज़बरदस्त चीज़ थी। बहुत। तो खैर जब इतना बड़ा नाम हो गया, तो जब उनकी तरफ से प्रस्ताव आया तो हमारे घर में मतलब हम लोग मतलब हैरान थे कि यार मतलब एक तो बम्बई की पढ़ी लिखी फर्राटेदार बोलने वाली लड़की हमारे यहाँ, जो हम छोटे से भोपाल के, और ये बम्बई की, और फिर कमलेश्वर जी का इतना बड़ा नाम। हाँ जी, और फिर दूसरी तरफ ये था कि यार एक इंसान वो है जो अपनी दोस्ती अब तक निभा रहा अब है। तक निभा रहा तो है। फिर तो जाहिर है कि वो बात जो मजाक में शुरू हुई थी, वो फिर उसने फिर वो तब आपने इस नज़रिए से मानू को देखा होगा। तब नहीं, मैं असल में क्या था, मैं जब एयर इंडिया में था बॉम्बे में, जी। तो मैंने वो दौर भी देखा है जब परिक्रमा के लिए लोगों में बेहद दीवानगी थी। हाँ, मेरे जो कलीग थे, हम तो शिफ्ट ड्यूटी पे रहते थे एयर इंडिया में, तो जिनकी रेगुलर ड्यूटीज होती थी, जहाँ शाम होती थी, वो लोग भागते थे कि यार आ लोग परिक्रमा आने वाला है। मतलब जैसे इन्होंने अभी बताया कि जिस तरह का क्रेज रामायण और महाभारत में आप लोगों ने बाद में देखा होगा अपने दौर में, वो क्रेज हुआ करता था परिक्रमा के लिए। और बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे थे वो इनके फैन थे। दादा मुनि तो ये कहते थे, अशोक जी, कि यार दुनिया हमारी दीवानी है कमलेश्वर, हम तुम्हारे दीवाने। ये तो मैंने मतलब देखा है ये नहीं, वो मेरे युग के सामने। बारे में तो मेरे को लगता है, देखिए साहित्यिक बात वैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ कि आप उनके साहित्य के, मुझे मालूम है, बहुत बड़े फ़ैन रहे। मानू ने भी जैसा मुझे बताया कि आपको, मतलब इनसे ज़्यादा जानकारी आपको है उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। जी, तो आप उस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें। देखिए उनकी साहित्यिक यात्रा तकरीबन उनकी और पापा की साथ साथ शुरू हुई। और जो उनकी पहली कहानी, तो जो भी रही, कॉमरेड उनकी पहली कहानी कॉमरेड थी, थी, हाँ। पर
वो जो चर्चा में आए और जिसने तकरीबन मतलब हिंदी कहानी के ट्रेंड बदलने में बहुत बड़ी मदद की। और इस चीज को सबसे पहले दुष्यंत कुमार ने, बड़ी हैरानी की बात है, कवि कथा में जो इस तरह का परिवर्तन आ रहा था और जो कथा का नया ट्रेंड था जिसको दुष्यंत ने नई कहानी का नाम दिया, उसको उस पे जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान ऐसी कहानियों का था जिनमें राजा निर्बंसिया उनकी कहानी, हाँ, राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया, देवा की माँ, इस तरह की कहानियां, वहां से कमलेश्वर जी शुरू करते हैं अपनी पूरी यात्रा। पहले तो बेसिकली कहानियां ही थी। और एक और जानकारी मैं दूं इसमें कि कमलेश्वर और दुष्यंत ने मिलकर एक विहान नाम की पत्रिका शुरू की थी जब ये कॉलेज में थे, आप सोचिए। और जब ये कॉलेज में थे तब तक ये लोग सेलिब्रिटी हो चुके थे वहां पर। उनकी तो ये कहानियां आई चुकी थी कमलेश्वर जी की, और दुष्यंत कुमार की जो है तब सूर्य का स्वागत किताब आ चुकी थी। और उस समय वहां पर एक परिमल साहित्यिक संस्था हुआ करती थी। एक कारण ये भी था कि इलाहाबाद जो था मतलब बहुत ही जबरदस्त एक हैपनिंग प्लेस थी साहित्य की। अभी तक है, मैं तो मानती हूँ कि जो सुनता है कि इलाहाबाद में पढ़े तो थोड़ा सा गौरव जैसा लगता है। तो आप दोनों के ही माता पिता वहाँ पर पढ़े। अच्छा, आप मुझे बताइए, कमलेश्वर जी ने कभी कविताएं नहीं लिखी? नहीं, कविताएं नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि दुष्यंत कुमार लिख रहे थे। और दूसरी चीज ये है कि उस समय इनके पास पैसों की बड़ी कमी होती थी। तो ये क्या करते थे कि कवि सम्मेलनों में जाते थे और दुष्यंत अपनी 2 कविताएं कमलेश्वर को दे देते थे कि यार मैं 2 पढ़ूंगा, उसके पैसे मिलेंगे, मेरी 2 कविताएं तुम पढ़ देना, 2 उसके पैसे मिलेंगे। तो चार ये तो बड़ी रोचक बात है। और उनका कंठ बहुत ही मधुर था कमलेश्वर जी। मतलब क्या नहीं था, जब वो लिखते थे तो उनके अक्षर मोतियों की तरह होते थे। कंसंट्रेशन ऐसा होता था कि एक कटिंग नहीं होती थी पूरे पेज में अपना पूरा लेख लिखने। मतलब इस तरह का जब बोलते थे तो फूल झरते थे। तो मानू जी, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा अचानक से लगा कि जिस लड़के के साथ आप बचपन से जीवन मतलब खेल रहे हैं, हंस रही, बीता, मतलब पूरा परिवार ही एक साथ समय बिता रहा, और उसी से आपकी शादी की बात तय होती है, तो आप जिस तरीके के नेचर की हैं, मैं जानती हूँ जैसे कि आप जिस तरीके के नेचर की हैं, अंतर्मुखी हैं, तो फिर आपने उस नज़रिए से फिर अब उन्हें देखना शुरू किया। आलोक जी तो कैसे बहिर्मुखी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पत्र व्यवहार, कुछ फ़ोन पे बातें, कुछ तो होता होगा। फ़ोन पे तो बात होती थी, पर हमारी सगाई के बाद आलोक ने पहली बार मुझे पत्र लिखा। वो मेरे जीवन का सबसे पहला प्रेम पत्र था। और लिखा तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उस समय। सोचिए आप कि एक पत्र आ रहा है और वो भी जिससे मेरी शादी होने जा रही है, और मैं पढ़ूं उसको। कई बार पढ़ चुकी, पर उसको क्या जवाब दूं मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। तो पापा जब शाम को घर पे आए तो मैंने पापा से ऐसे कहा कि पापा, बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि ये बात पापा से बात शेयर करना ही बहुत बड़ी बात होती। तो क्योंकि मैं सारी बातें उनसे शेयर करती थी, तो उनसे ये कहा कि पापा, आलोक ने मुझे एक पत्र लिखा है, पर मुझे पता ही नहीं मैं क्या जवाब लिखूं उसमें। लो, इतने बड़े साहित्यकार की बेटी। तो पापा बोले कि अच्छा, पत्र आया तुम्हारे पास, तुमने पढ़ा? मैंने कहा मैं पापा 10 बार पढ़ चुकी, पर मुझे उसका जवाब नहीं सूझ रहा। तो पापा ने कहा अच्छा, तुम्हें अगर एतराज़ ना हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ के देखना चाहूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल पापा, उसका जवाब भी लिख दीजिएगा। अरे! तो पापा ने कहा अच्छा लाओ पढ़ो। मैंने बस पकड़ाया और मैं वहाँ से हट गई, मैं चली गई। पापा ने पत्र पढ़ा, फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि मतलब रात को खाने के टाइम पे फिर पापा उसका जवाब लिख चुके होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा था। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने तैयार कर लिया था और मुझे दिया कि लो, मैंने जवाब लिखा है और तुम अपनी भाषा में अपनी तरह से लिखना। और उन्होंने मुझे पकड़ाया। फिर इस तरह से मेरा पहला प्रेम पत्र मेरे पिता ने लिखा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। कितनी रोचक बातें भी करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है, पर हम अब इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और आगे होगा तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आलोक जी और आप दोनों साथ साथ कई चीज़ें मुझे आप लोगों से और डिस्कस करनी है, पर ये मुलाकात बहुत अच्छी रही और कमलेश्वर जी को हम लोगों ने एक नए रूप में देखा। तो दर्शकों, ये थी हमारी कमलेश्वर जी की पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में जानने की छोटी सी पेशकश। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसी लगी, और फिर हम फिर मिलेंगे और पूछेंगे एक दूसरे से और क्या कह रही है ज़िंदगी।
अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।